Case number 4, section 23, subsection 3. Computation of gross annual value. If house was let out for part of the year and self-occupied for remaining part of the year. क्या सिचुएशन है, मैं पहले आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं. सपोज ये हमारा घर है, ठीक है, और ये घर 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये घर 9 महीने के लिए लेट आउट. तो ये सिचुएशन है कि कुछ समय के लिए ये किराए पर दिया हुआ है और कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तो ऐसी सिचुएशन में हम इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें. इफ सिंगल यूनिट, चाहे वो हमारा फ्लोर है, हाउस है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है एक पीरियड के लिए और रिमेनिंग पीरियड के लिए लेट आउट है, देन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट टू बी बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. मतलब ये कि आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, इन सबको कंपेयर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं. इन शॉर्ट ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ का निकालो. आप मत देखो कि 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 9 महीने के लिए लेट आउट है, आप पूरा एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकालो. एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स एज पर नॉर्मल मेथड. तो नॉर्मल मेथड की तरह आप भूल जाइए कि ये 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 9 महीने के लिए लेट आउट है. आप नॉर्मल लेट आउट मानो 12 महीने के लिए और नॉर्मल काम करो. एंड इट विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड. इसे कंपेयर करेंगे फिर हम एक्चुअल रेंट से. एक्चुअल रेंट क्योंकि 9 महीने के लिए किराए पर दिया तो 9 मंथ्स का ही लिया जाएगा, वो 12 मंथ्स का नहीं लिया जाएगा. और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो हमारा GAV हो जाएगा, ठीक है. और अगर हमने कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करी तो वो लेस हो जाएगी. तो इन शॉर्ट हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, बस एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लेंगे, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा. लेट आउट पीरियड का लेंगे एक्चुअल रेंट, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से होगा. चलिए इसे समझते हैं हम एग्जांपल नंबर 13 की हेल्प से. मिस्टर जोशी है और अपना घर सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज करते हैं 3 महीने के लिए, बाकी 9 महीने के लिए उन्होंने किराए पर दे दिया. 10,000 रुपए महीने का किराया है. अब देखो, सबसे पहली बात हम फेयर रेंटल वैल्यू लेते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है. याद रखिए जब भी फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी तो एक्चुअल रेंट ही फेयर रेंटल वैल्यू माना जाएगा कि भैया उतने कायदे से उतने महीने उतने किराए पर हमें देना चाहिए. तो इफ नथिंग इज गिवन ऑलवेज एज्यूम दैट फेयर रेंटल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट. ठीक है, तो एक्चुअल रेंट हमारा मंथली, फेयर रेंटल वैल्यू मंथली इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, है ना. तो फेयर रेंटल वैल्यू 10,000 रुपए पर मंथ मानी जाएगी क्योंकि हमने 10,000 रुपए के हिसाब से किराए पर दिया है. तो एक साल की फेयर रेंटल वैल्यू 1,20,000 हो गई. अब हम म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं. म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 2 लाख है. जो भी ज्यादा हो 2 लाख लेते हैं, whichever is higher. और फिर उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं. स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करते. फिर इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं. एक्चुअल रेंट का मतलब है कि 9 महीने के लिए किराए पर हमने दिया है 90,000. whichever is higher it will be GAV. तो 2 लाख रुपीस हमारी GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई. इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएंगे. अब म्युनिसिपल टैक्सेस में ऐसा मत करना 9 महीने का ये नहीं, पूरा म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएगा. तो 2 लाख रुपए की म्युनिसिपल वैल्यू है, उसका 10% म्युनिसिपल टैक्सेस है. तो 2 लाख का 10% 20,000 हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया. तो एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू 1,80,000 आ गया. हमसे पूछा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24A. हमारी डिडक्शन लेस हो जाएगी 30% ऑफ 1,80,000.
54,000। 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन की डायरेक्शन मिलती है, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है? बिल्कुल है, 10,000। तो 24B में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी और हमारी इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना? 1,16,000। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि हमारा घर किराए पर था, 9 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 3 महीने के लिए, तो हम कैसे अपने घर की इनकम को कंप्यूट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को 3 महीना 9 महीने के हिसाब से नहीं बांटना है और घर पूरा का पूरा किराए पर दिया। घर का कुछ हिस्सा नहीं दिया किराए पे, घर का अगर कोई पार्ट दिया किराए पे वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि भैया घर के 2 कमरे हमारे पास है और 2 कमरे किराए पर दे दिए या 1 कमरा किराए पर दे दिया। 20% हमारे पास है, 80% लेट आउट है, 80% हमारे पास है, 20%, ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पूरे घर की बात हो रही है। पूरा घर या तो हमने किराए पर दिया है या पूरे घर में हम खुद रहे। आर हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपीज, रेंटल वैल्यू है 1,20,000। ये हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अगस्त से किराए पर दे दिया। हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की और म्युनिसिपल टैक्सेस हमें बता रखे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकालनी, बस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, रेंटल वैल्यू 1,20,000, एवरेज हायर 1,20,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। क्या क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है ही नहीं, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। तो हमने 9,000 रुपीज के हिसाब से 8 महीने के लिए किराए पर दिया है, 72,000। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV आ गई 1,20,000, जो भी ज्यादा हो। अब इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्सेस पे ड्यू बेसिस पर तो होते नहीं, पेमेंट बेसिस पर होते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस की हमने 20,000 की पेमेंट कर दी, हमारा एनुअल वैल्यू आ गया 1 लाख। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 1 लाख रुपीज हमारी एनुअल वैल्यू आ गई। हमसे ये नहीं कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, केवल एनुअल वैल्यू पूछा था, हमने कंप्यूट कर लिया। मिस्टर एक्स के पास में एक घर है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपीज है, रेंटल वैल्यू 56,000 है। इन्होंने 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक, मतलब 8 महीने के लिए घर का इस्तेमाल किया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और 1 दिसंबर से 4 महीने के लिए इसे किराए पर दे दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस की भी पेमेंट की है, हमें NAV निकालनी है। तो वो ही काम करते हैं सिंपल वाला। म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल की 50,000, रेंटल वैल्यू पूरे साल की 56,000, जो भी ज्यादा हो 56,000। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट है 4 मंथ्स का 5200 के हिसाब से, तो कितना हो गया 20,800, विच एवरेज हायर। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 56,000 हो गई, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 8,400, तो 56,000 माइनस 8,400, 56,000 माइनस 8,400, 47,600। ये हो गया एनुअल वैल्यू, या इसे नेट एनुअल वैल्यू भी
बोल सकते हैं। केस नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इफ पार्ट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग पार्ट इज लेट आउट। घर का कुछ हिस्सा हम खुद रह रहे हैं और कुछ हिस्से पर हमने किराए पर दिया। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास अपना घर होता है, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने घर में रहते हुए ही घर का कुछ हिस्सा किराए पर दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं इस घर में 4 कमरे हैं, तो इसमें से जो 2 कमरे हैं ये हमारी एंट्री है यहाँ से घर की, एक बैक एंट्री भी है। तो ओनर ने क्या करा, जो फ्रंट एंट्री है, फ्रंट एंट्री से 2 रूम अपने पास रखे, सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, और बाकी के जो पीछे के 2 रूम थे उसको लेट आउट कर दिया। ये मान लिया 40% एरिया है, ये 60% एरिया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम कैसे इसकी इनकम निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी से कि 60% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 40% एरिया लेट आउट है। तो इसका कैसे होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इन दिस केस एनी पोर्शन or part of the property which is let out shall be computed separately under the let out category। इसकी बात हो रही है, इसको अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। and the other portion a part of the property which is self occupied shall be computed under the self occupied category। इसे self occupied की तरह अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड म्युनिसिपल टैक्सेस इफ नॉट गिवन सेपरेटली, तो हम उनको उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सपोज हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 है, तो 40% हम लेट आउट पोर्शन की ले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेंगे। और जीएवी निकालने के लिए लेट आउट पोर्शन का जीएवी निकालने के लिए उसी पोर्शन का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन सब कुछ लेट आउट पीरियड का ही कैलकुलेट किया जाएगा, लेट आउट पीरियड का ही लिया जाएगा। तो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर ईशांत को रेंट मिलता है 5,000 पर मंथ। मिस्टर हरिओम से इन्होंने 40% एरिया किराए पर दिया हुआ है। हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। अगर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में भी दिया है, तो हमें एज्यूम क्या करना है, हमें एज्यूम करना है कि ये 2 घर है, एक लेट आउट कर रखा है हमने और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो लेट आउट पोर्शन है वो 40% है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 60% है। तो सबसे पहले हम लेट आउट पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू लेनी है हमें। म्युनिसिपल वैल्यू लेट आउट पोर्शन की 40% हो जाएगी, टोटल म्युनिसिपल वैल्यू का 40%। तो 2,50,000 हमें दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यू। इस 2,50,000 का 40% ले लेंगे हम लेट आउट पोर्शन का म्युनिसिपल वैल्यू, 1 लाख आ जाएगा। फेयर रेंटल वैल्यू भी पूरे घर का दिया है, तो ये भी हम 40% ही लेंगे। थ्री लाख इंटू 40%, 1,20,000 आ गया। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो हम वो लेते हैं, तो 1,20,000, 1,20,000 हो गया। फिर स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, ये भी हम 40% लेंगे, कितना आ जाएगा 1,12,000। जो भी कम हो उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं, 1,12,000। उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल रेंट है 5,000 पर मंथ। अब आप एक बेवकूफी मत कर देना कि एक्चुअल रेंट का भी 40% निकाल दें। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू इस पूरे घर की दी हुई है, और अगर हमारा ये 40% लेट आउट पोर्शन है, तो जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट हमें किससे मिलेगा? लेट आउट पोर्शन से ही तो मिलेगा।
तो एक्चुअल रेंट हमें 40% का दिया हुआ है ऑलरेडी, और म्युनिसिपल वैल्यू 100% दी हुई है, इसलिए हमने म्युनिसिपल वैल्यू का 40% किया। लेकिन एक्चुअल रेंट जो ऑलरेडी 40% दिया है उसको और 40% करने की बेवकूफी आप बिल्कुल भी मत करना। तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा 12 मंथ का 5000 के हिसाब से 60,000, जो भी ज्यादा हो वो हमारा GAV हो जाएगा 1,12,000। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस होंगे 40% उसके। तो हम यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सेल्फ की वजह से यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू 40% लिया, पे रेंटल वैल्यू 40% लिया, स्टैंडर्ड रेंट 40% लिया, और अब म्युनिसिपल टैक्सेस भी 40% ही मैं लूंगा। म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट हुई है 12,000, तो 12,000 का 40% हो गया 4,800। तो ये आ गया मेरा एनुअल वैल्यू 1 लाख। तो 1,07,200 आ जाएगा एनुअल वैल्यू। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24A, तो 1,07,200 का 30% 32,160, और यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन नहीं है। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी आ गया 75,040। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है जो कि है नहीं। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने उसको उस पर कोई भी लोन नहीं ले रखा है और कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में केवल और केवल नेगेटिव आता है, और वो भी तब जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करी हो, मतलब लोन ले रखा हो। मिसेस एक्स हैं, एक घर की ओनर है और इन्होंने 60,000 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया 7 साल पहले 1 सितंबर को। इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम था। हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया इन्होंने। कंस्ट्रक्शन 5 साल पहले हुआ 31 मार्च को। डेट के हिसाब से चेक करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले हो चुका है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो डिडक्शन होती है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, वो पहले साल मिल गई होगी, और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी होंगी। इस साल से पहले ही 5 इंस्टॉलमेंट मिलकर खत्म हो चुकी है। इसलिए इस ईयर में, करंट ईयर में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें। सिंस देन द हाउस इज अंडर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 1 जून प्रीवियस ईयर में इसको 3,000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट किया गया है, और 1 अगस्त को टेनेंट ने इसे छोड़ दिया, खाली कर दिया। फिर से वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया और उसको किराए पर दोबारा दिया गया है 3,500 पर मंथ 1 अक्टूबर से। तो कभी ये लेट आउट था, कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड था। इसके अलावा हमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिफंड ऑफ लोन, इंस्टॉलमेंट, ये सब कुछ बता रखा है। हमें इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पता लगाते हैं। उसके लिए म्युनिसिपल वैल्यू हमें दिया हुआ है 22,000, और फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फेयर रेंटल वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कि भाई फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग मंथली रेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि साल में जो हमारा मंथली रेंट है
वो चेंज हो रहा है। पहले वो 3000 के हिसाब से था और उसके बाद वो 3500 रुपीज के हिसाब से। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम फेयर रेंटल वैल्यू की बात ही ना करें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दे रखी। तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो इसको जब हम एनुअल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे तो एक्चुअल रेंट ले लेंगे। एक्चुअल रेंट है हमारा 1 जून से लेकर 1 अगस्त, मतलब जून जुलाई 2 महीने के लिए 3000 है। और उसके बाद में 1 अक्टूबर से 3500 है, तो 3500 इंटू 6 तो 27,000 हो गया। तो अगर हम फेयर रेंटल वैल्यू को इग्नोर कर दें तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 आ जाएगी। लेकिन फेयर रेंटल वैल्यू को हम इग्नोर कायदे से हमें नहीं करना चाहिए, तो फेयर रेंटल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू होती है कि जो घर किराए पे दिया जा सकता है। तो अगर हम ये माने जो एक्चुअल रेंट है वही हमारी फेयर रेंटल वैल्यू है, तो 3000 इंटू 6 प्लस 3500 इंटू 6, क्योंकि जो हमारा घर है पहले 3000 के हिसाब से लेट आउट किया गया, बाद में 3500 के हिसाब से। तो अगर हम इसी को फेयर रेंट माने तो पूरे साल की हमारी क्या आती है फेयर रेंटल वैल्यू 39,000। और हमें 12 महीने की ही फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू लेनी होती है। अगर पार्ट ऑफ द ईयर हमारा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है तो हमें फेयर रेंटल वैल्यू 12 महीने की ही लेनी होती है, म्युनिसिपल वैल्यू भी 12 महीने की लेनी होती है। तो उस हिसाब से ये आ गया 39,000, ठीक है। और 39,000 को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे तो जो भी ज्यादा हो तो इस हिसाब से ग्रॉस एनुअल वैल्यू 39,000 आ जाती है। तो ये ज्यादा बेहतर और सही तरीका है, क्योंकि हमें जीएवी निकालने के लिए फेयर रेंटल वैल्यू का यूज करना होता है। फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी तो एक्चुअल रेंट इनटू 12 मंथ ही फेयर रेंटल वैल्यू हो जाती है। इसमें से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर। म्युनिसिपल टैक्सेस यहाँ पर लिखा है कि हैं तो सही लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो पेमेंट नहीं हुई ड्यू बेसिस पर ये कभी भी लेस नहीं होते। तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी 39,000। इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो 24A में 30%, तो 39,000 का 30% हो जाएगा 11,700। 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन, हम बात कर चुके हैं कि प्री पीरियड की तो मिलेगी नहीं डिडक्शन, क्योंकि प्री पीरियड हमारा 5 साल तक इंस्टॉलमेंट मिलती है और 5 इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी हैं, तो प्री पीरियड का तो कोई डिडक्शन मिलने वाला है नहीं। करंट ईयर की डिडक्शन मिलेगी, और करंट ईयर में हमने 1 अक्टूबर को 15,000 के लोन की रीपेमेंट कर दी है। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमारा लोन पूरा आउटस्टैंडिंग था 60,000, उस पर हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया होगा, और उसके बाद में ये कितना आया 4500। उसके बाद 1 अक्टूबर प्रीवियस ईयर में हमने 15,000 वापस कर दिए, तो 31 मार्च तक हमारा जो आउटस्टैंडिंग है अब वो 45,000 है। तो 45,000 पर 15% 3375, टोटल 7875। तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 39,000 माइनस 11,700 माइनस 7875, 19,425। देखिए अगर सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 है कि 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें पता है 2 हाउस प्रॉपर्टी तो फ्री हो जाती है, 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फ्री हो जाती है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास है और सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर 2 से ज्यादा है लेट आउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेट आउट की इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सारी की सारी
दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो दो से ज्यादा हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कोई से भी दो घर हम फ्री करा सकते हैं, कोई से भी दो घर। जैसे हमारे पास 3 घर है तो 3 में से 2 घर आप चुन लीजिए, कोई से भी 2 घर, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने बच जाएंगे, और जो तीसरा घर होगा वो डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा, मतलब मान लेंगे कि वो किराए के लिए दिया गया है, चाहे नहीं दिया तो भी मान लेंगे। अपने घर के लिए 2 घर की वैल्यू तो नील हो जाएगी जो अपने घर के लिए यूज करते हैं, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से किसी और जगह काम कर रहे हैं और अपने घर को यूज नहीं कर रहे हैं तो भी हम वो एज्यूम करते हैं कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। Assessee has an option to choose any 2 houses to be self-occupied and hence their annual value will be nil. All other houses will be deemed to be let out और उनकी gross annual value निकालनी पड़ेगी। Assessee can avail the benefit of self-occupation in respect of both the houses, but aggregate amount of interest, जो interest on loan की deduction होती है वो 30,000 और जो 2 लाख की है वो एक घर के लिए नहीं है, वो दोनों घर के लिए होगी। मतलब जितने भी घर हैं उन सबका मिलाकर आपको मैक्सिमम 2 लाख या 30,000 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कंडीशन आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। मिस्टर एक्स मिसिस एक्स है, इनके पास 2 घर हैं, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और हमें बता रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, फिर रेंटल स्टैंडर्ड का मकान कंप्लीट हुआ और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बता रखे, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमें पता है 2 घर हैं तो हाउस 1 एंड हाउस 2 दोनों की एनुअल वैल्यू हमारी नील हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो आपको 55,000 और 30,000। 30,000 क्यों लिया है मैंने? 30,000 इसलिए लिया है क्योंकि लोन रिपेयरिंग के लिए लिया है और रिपेयर का लोन पर मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन मिल सकती है, क्योंकि 2 लाख के लिए कंडीशन है कि लोन आपने कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए लिया हो, घर को रिपेयरिंग के लिए लिया है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, तो आपको 30,000 की मिलेगी और 30,000 दोनों घर की मिलाकर है, एक घर की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो डिडक्शन है वो 30,000 हो जाएगी और आंसर हमारा -30,000 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारा घर एक से ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में 2 घर तक आपके फ्री हो जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट अगर सपोज यहाँ पर भी 30,000 होता तो आप ये नहीं कह सकते फर्स्ट हाउस में 30,000 और सेकंड में भी 30 की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम 30 है। तो जो 30,000 है वो मैक्सिमम है सारी घर की मिलाकर, चाहे एक घर हो चाहे 2 घर। तो 30,000 से ज्यादा डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगी और -30,000 से या -2 लाख डिपेंडिंग ऑन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता सेल्फ ऑक्यूपाइड। मिस्टर एक्स के पास में 3 घर है और सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आप किराए पर नहीं देते हैं, ना ही बिजनेस के लिए यूज करते हैं। हमें इनकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तीनों घर की, हमें NAV निकालनी है, नेट एनुअल वैल्यू। देखिए ऐसा है कि हमारी इच्छा है, हम कोई सी भी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, तीसरा घर डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। तो हम चाहे हाउस 1 मान ले, चाहे हाउस 2 मान ले, चाहे हाउस 3 मान ले, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारा एम ये है कि हम पर्सनली देखें तो हमें कम टैक्स देना ज्यादा अच्छा लगता है, कि हम टैक्स कम दें। टैक्स फालतू में हम गवर्नमेंट को, चाहे गवर्नमेंट डेवलपमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लगाती है, लेकिन एक टैक्स पेयर ये चाहता है कि उसका टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो, और वो कम से कम तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कम से कम उसकी टैक्सेबल इनकम है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, अगर क्वेश्चन में आगे हम वो भी देखेंगे, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता
तो हम टोटल इनकम देखते हैं कि कौन से दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक डीम टू बी लेट आउट है। तो जो एक डीम टू बी लेट आउट है उसकी इनकम सबसे ज्यादा और सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस मिलाकर सबसे बढ़िया हमारे लिए क्या बैठता है। लेकिन यहां पर हमें केवल और केवल नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फर्स्ट हाउस की क्या आ गई, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल जो भी ज्यादा हो तो 15 और स्टैंडर्ड 9000 जो भी कम हो तो क्या आ गई 9000। अगर ये लेट आउट डीम टू बी लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट, क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नील ही हो जाएगा, और अगर डीम टू बी लेट आउट है तो हम डीम टू बी लेट आउट है मतलब किराए पे है तो नहीं लेकिन हम मान रहे हैं किराए पर है। तो ऐसी सिचुएशन में किराया तो मिल नहीं रहा है तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी मान लेंगे और वो हो जाएगा हमारा 9000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 1800, तो कितना आ गया 7200 आ गया। ठीक है, दूसरा घर 24 27 जो भी ज्यादा हो 27 और 2400 जो भी कम हो तो 20,400। म्युनिसिपल टैक्सेस हम पेड वाले लेते हैं 2400, तो कितना आ गया 18,000। थर्ड हाउस 18,000 माइनस 1700 16,300। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास कि हाउस 1 सेल्फ ले लें, हाउस 2 सेल्फ ले लें, हाउस 3 डीम्ड टू बी लेट आउट ले लें। ठीक है, तो सेल्फ है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ नहीं है तो डीम टू बी लेट आउट होगा। तो थर्ड हाउस लेट आउट होगा तो इनकम क्या आएगी 16,300। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि हाउस 1 हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड माने हमने, है ना, तो इनकम हमारी 16,300 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हाउस 1 और हाउस 3 को हम सेल्फ मान लेते, तो हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ मान लिया, है ना, और हाउस 1 हाउस 2 एंड हाउस 3। तो हाउस 1 और हाउस 2 को हमने पहले सेल्फ माना था और अब हाउस 1 को सेल्फ माना है तो नील, हाउस 3 को सेल्फ माना नील, हाउस 2 को लेट आउट माना है, इसका मतलब तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी 18,000। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हाउस 2 और हाउस 3 को सेल्फ माना जाए तो हाउस 1 की इनकम आएगी 7200, हाउस 2 नील, हाउस 3 नील, टोटल 7200। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में हम लोगों को सबसे कम इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, सबसे कम इनकम आएगी 7200। तो कम इनकम हमें अच्छी लगती है इसलिए हम कहेंगे कि हम हाउस नंबर 1 को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, हाउस नंबर 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। ये हमारी इच्छा है, हम कोई सा भी एजम्पशन ले सकते हैं। तो हमें एजम्पशन वो लेना है जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम से कम